अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजाज सर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर ऑनलाइन हेल्प के साथ। बेटा हम यहां पे 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने स्टार्ट करा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको आप ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और आज का जो लेक्चर है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बेटा, से फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है। ऑब्वियस बात है, अगर ये मेटल है तो इसके अंदर मेटल एटम्स होंगे। उन मेटल एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा और आपको पता ही है कि मेटल के अंदर मेटल एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होती है। अब अगर से फॉर एग्जांपल इस मेटल के अंदर मेटल एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, यानी अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी मेटल एटम्स के बीच में, तो फिर हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके वो मेटल एटम्स के बीच के जो बॉन्ड से वो ब्रेक हो जाएंगे और आपका जो ये सॉलिड है ये मेल्ट हो जाएगा। तो यही चीज आज हमें लर्न करनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स के रिलेटेड। सी बेटा, अगर हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की, आपको मालूम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं और ये चीज बेटा मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे से बेटा, पीरियोडिक टेबल में आपको यहां पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे और यहां मिडल में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एट द राइट एक्सट्रीम आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे और बॉटम पे आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होता है। तो यहां पे हम नोट करेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये हम अभी लर्न करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है और क्या ट्रेंड्स रहेंगे पीरियोडिक टेबल में। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न सम बेसिक थिंग्स कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी हाई होता है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, रीजन क्या है। सी, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो इनकी जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस n-1 डी सबशेल में चला जाता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक ट्रांजिशन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इट विल बी ऑर्गन 3d5 एंड 4s1। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस डी सबशेल में चला जाता है। तो जरा हम इस डी सबशेल को यहां पे बना लेंगे। सी बेटा, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 और यहां पे आपका 4s है। इसमें एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। सो अब देखिए जो डी सबशेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5 और एस में कितना है,
इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन है। सो जब हम यहां पे बात करेंगे क्रोमियम की जो ये डी सबशेल है, डी सबशेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ये एस सबशेल है 4s सबशेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये जो डी सबशेल होती है ना, ये डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होती है बेटा, इट इज पार्शियली फिल्ड। ये बेटा इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, जिसके कारण इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहां डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम की केस में आप देखो, जो डी सबशेल है इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और एस में एक अनपेयर्ड, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है, एक मेटालिक स्ट्रक्चर में एक ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसमें ये जो 3D सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ये 4s इलेक्ट्रॉन्स है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। या अगर हम जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, कोई भी ट्रांजिशन मेटल होता है उनमें जो ये N-1 डी सबशेल होती है ना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो Ns सबशेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक खूबी ये है, इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक तो ये N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और Ns इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि क्रोमियम के केस में ये जो 3D सबशेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां पे जो S में इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब जब हम देखते हैं जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें ये जो डी सबशेल होती है ये पार्शियली फिल्ड होती है, जिसके कारण इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहां पे बेटा क्या होता है, यहां पे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, यहां स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो Ns इलेक्ट्रॉन्स है ये इजीली मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो डी सबशेल होती है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें एक तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और Ns इलेक्ट्रॉन्स ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ड्यू टू दिस पार्शियली फिल्ड N-1 डी सबशेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे बेटा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। जब स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी इसका मतलब यह है, से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी ट्रांजिशन मेटल लेंगे, से फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रांजिशन मेटल है, तो से मैं यहां इसका सॉलिड स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो ये मेटल एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। से फॉर एग्जांपल यहां मैंने कोई ट्रांजिशन मेटल लिया, और ये ट्रांजिशन मेटल का एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोज पैकिंग हो रही है एटम्स की। से दीज आर द मेटल एटम्स। नाउ क्या होता है, ये जो मेटल एटम्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्रोमियम एटम की बात की, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पे मेटल एटम्स के बीच में बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और जिस बॉन्डिंग को हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में सीखा था उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो अगर हम से कोई ट्रांजिशन मेटल लेंगे तो ट्रांजिशन मेटल एक प्रॉपर सॉलिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है जिसमें मेटल एटम्स की क्लोज पैकिंग होती है, और इन मेटल एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ अगर मेटल एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसका मतलब हमें काफी सारा हीट देना पड़ेगा उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। से फॉर एग्जांपल ये मेटल एटम्स है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो हमें काफी सारा हीट देना पड़ेगा, तब जाके आप इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हो। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं
इनमें इनकम्प्लीटली फिर डी सबशेल होती है, इनमें n-1 डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें ये जो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ns इलेक्ट्रॉन ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या होता है, इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग के कारण हमें यहां पे काफी सारी हीट देनी पड़ती है, तब जाके हम इन मेटल एटम्स के बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। और ये कारण है कि इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो सिंपल सी भाषा में अब आप याद रखेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं मेटल एटम्स के बीच में। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग के कारण हमें यहां काफी सारी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके उन मेटल एटम्स के बीच के बॉन्ड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, और जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई होता है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा लर्न करनी है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जब मैंने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाई थी इन ट्रांजिशन मेटल्स में, तो आपने वहां पे सीखा होगा जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। सी बच्चा, याद रखना जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, याद रखना इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि इनमें ns इलेक्ट्रॉन्स भी और n-1 d इलेक्ट्रॉन्स भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बॉन्डिंग करते हैं। तो जब बॉन्डिंग में ये दोनों बेटा ns इलेक्ट्रॉन्स और n-1 d इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो डेफिनेटली यहां पे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग के कारण यहां जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज वेरी हाई, है ना बेटा। अब याद रखिए, जो ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनमें जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी मेटल एटम्स के जो बॉन्ड्स है ना ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई आ जाएगा। सो रिमेंबर, ट्रांजिशन मेटल्स में स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है किन पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतनी मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, और उतना बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्यादा मिलेंगे वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और वहां पे मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा आ जाएगा। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? इट इज बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इनमें एक तो ns इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट शेल में जो s में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो n-1 पेनल्टीमेट शेल या जो सेकंड लास्ट शेल में d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम इन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें तो क्या ट्रेंड रहने वाला है हमारे पीरियोडिक टेबल में? से फॉर एग्जांपल हम यहां पे पहले 3D सीरीज की बात करेंगे। तो 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट में आ जाएगा जिंक। ठीक है ना बच्चा। अब हम से फॉर एग्जांपल यहां अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो स्कैंडियम के केस में 3D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, टाइटेनियम में d सब शेल में 2, यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी d3, यहां बनेगी बेटा d5, यहां बनेगी बेटा d5, यहां पे d6, यहां पे d7, यहां पे d8, यहां पे d10, यहां पे d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है। से फॉर एग्जांपल अगर स्कैंडियम का देखेंगे, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21,
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, नियरेस्ट इज ऑर्गन, उसके बाद 3d1 4s2। तो मैंने सिर्फ यहां पे डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स देखे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना। अब यहां पे देखिए, अगर से फॉर एग्जांपल हम इस 3D सीरीज की बात करेंगे जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है अप टू जिंक, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा हम देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मैक्सिमम होंगे। जो डी सबशेल में यहां पे स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन है, दैट्स ओनली वन, तो इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो टाइटेनियम है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी तो मैंने बोली थी इट इज D5S1, तो डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मैग्नीज के केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आयरन के केस में यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोबाल्ट ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, निकल यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बेटा ये आप सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर आपको सीधे पता चलेगा कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ अगर हम यहां बात करेंगे स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, यहां पे देखो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मैंने अभी बोला जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतनी मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो यहां स्कैंडियम से अगर आप क्रोमियम जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। देखो ना, स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, वैनेडियम में 3, क्रोमियम में 6। तो स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो यहां पे बेटा जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, यानी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस बात है मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखेंगे स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद अगर हम मैग्नीज को छोड़ो, बेटा मैग्नीज जो है इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। अब इसकी बात में थोड़ी देर बाद करता हूं कि जो मैग्नीज है इसमें क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अगर हम फिर क्रोमियम को छोड़कर उसके बाद अगर बात करेंगे, आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आयरन से लेकर जब आप जिंक जाओगे, देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होते जाते हैं तो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो एक ट्रांजिशन सीरीज में आप यहां पाएंगे इनिशियली स्कैंडियम टू क्रोमियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप मैग्नीज से लेकर जिंक तक जाएंगे, जैसे आयरन, मैग्नीज को छोड़ो एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये मैं अभी डिस्कस करता हूं। अब अगर हम बात करेंगे आयरन टू जिंक, यानी एट द एंड ऑफ द सीरीज, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब यहां पे अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो क्रोमियम के केस में यहां पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी ना। अगर हम मैग्नीज की बात करेंगे, बात समझ लेना, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा, ऑर्गन 3d5 4s2, यानी इसकी जो 4s सबशेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, और इसमें ये जो 3d है ना इट इज कंप्लीटली हाफ फिल्ड, 1 2 3 4 5। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, इस 1 2 3 4 एंड 5। अब आप सोचेंगे सर हमें तो यह पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। लेकिन मैग्नीज के केस में आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन याद रखना एक्सेप्शनली ये जो मैग्नीज है इसका एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसका एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसका एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। इसका रीजन क्या है, 2 रीजंस। एक रीजन जो कि मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है इसके लिए, फिर भी मैं बता रहा हूं, जो मैग्नीज है ना,
मैग्नीज का एक पर्टिकुलर डेफिनेट सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि हमारे पास दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनमें एक प्रॉपर सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, HCP, CCP, BCC, लेकिन जो ये मैग्नीज है इसका कोई डेफिनेट सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता। ये एक कारण है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहां बताया जा रहा है दैट इज कि जो मैग्नीज होता है इसमें जो ये 3D सबशेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो सबशेल है दिस सबशेल इज कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। और आपने पढ़ा होगा कि जो कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबशेल्स होती है वो होती हैं एक्स्ट्रास्टेबल। सर तो क्या हुआ, अगर मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो क्या हुआ बेटा, होता ये है ड्यू टू इट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, और इसीलिए इसमें एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। इट इज बिकॉज मैग्नीज जो है इसकी D5 जो है यानी डी सबशेल है, इट इज कंप्लीटली हाफ फिल्ड और ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो ये मेटालिक बॉन्डिंग में ज्यादा स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये मेटालिक बॉन्ड्स में हिंड्रेंस क्रिएट करता है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और याद रखना यहां एक्सेप्शनली मैग्नीज में बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। बात समझे? नाउ अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपको बोलूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने चाहिए। से बेटा अगर हम बात करेंगे यहां पे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की कितनी सीरीज हैं? 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड वी डू हैव 6D सीरीज। हम कुछ कंपेयर करने वाले हैं गौर से फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आपकी कौन सी सीरीज है? ये 3D सीरीज है। अब अगर हम बात करेंगे 4D सीरीज की, उसमें क्या आता है? यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। उसके बाद आपकी 5D सीरीज दैट इज लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, फिर आ जाता है बेटा टंगस्टन, एरीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। बस यही 3 सीरीज इसमें लिखने वाला हूं और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आपके सामने में यहां पे प्रेजेंट करता हूं। सी बेटा अगर हम बात करेंगे स्कैंडियम टू क्रोमियम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, तो क्रोमियम की केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। इसी तरह यट्रियम टू मोलिब्डेनियम, तो मोलिब्डेनियम की केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। और यहां लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम और टंगस्टन, तो यहां टंगस्टन की केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो मैं इस ग्रुप को नीचे निकालता हूं, इधर देखो, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन। बेटा इस ग्रुप में आपको मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो फिर उसे क्या हो जाएगा? यहां पे बेटा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा। और आप देखेंगे कि टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे हाईएस्ट है, एंड दैट इज अबाउट 3410 डिग्री सेल्सियस। इट्स अराउंड अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। और यही कारण है, आपको मालूम होगा, जो टंगस्टन है इसको बल्ब के फिलामेंट्स में भी यूज किया जाता है। कितना भी हीट हो जाए तो आसानी से मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, और इसको हीट देने, जब हम हीट देते हैं इसको, तो ये ग्लो भी कर रहा है। ठीक है ना? अब देखिए क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उससे मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो जाएगा। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे बेटा जिंक, कैडमियम और मरकरी की। अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करेंगे तो यहां पे आपको मालूम है, यहां पे है D10S2 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ही नहीं पहले, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, जिसकी वजह से यहां पे जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो काफी वीक होती है।
जिसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है दैट इज लो। तो आप देखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी है ना, तो ट्रांजिशन सीरीज में इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लेवेस्ट होता है, क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है। मेटालिक बॉन्डिंग क्यों वीक होती है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके सॉफ्ट मेटल्स, या इनको कभी हम कहते हैं वोलाटाइल मेटल्स भी, वोलाटाइल मेटल्स भी इनको कहते हैं। बाकी जो है उनकी वोलैटिलिटी कम है, वो नॉन वोलाटाइल मेटल्स हैं जनरली, लेकिन ये जो आपके मेटल्स हैं ये सॉफ्ट मेटल्स या वोलाटाइल मेटल्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो आ रहा है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे एब्सेंट है। नाउ मैंने बताया था कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज में देखो देखो यहां पे बेटा, मैग्नीज में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5S2। टेक्नीशियम में भी ऐसा ही है, D5S2। तो इस वाली सीरीज में 3D सीरीज में जब हमने बात की सेकेंडियम टू जिंक, तो मैग्नीज एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है। एक तो उसका कोई डेफिनेट सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, एक तो उसमें D5 यानी कि जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट आसानी से नहीं कर पाता है, तो हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो जाती। सेम इज द केस जो इस मैग्नीज के नीचे आपका टेक्नीशियम है, उसके साथ भी बेटा यही फंडा है। वहां पर भी आपको D5S2 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, वहां पर भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। तो इन दोनों का याद रखिएगा, इन दोनों में आता है एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। बात समझ में आई? नाउ ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीखा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स या बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पे मैं 2-3 लाइनें कंक्लूड करूंगा। जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं। इनमें n-1 डी सबशेल और ns सबशेल दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतने बेटा यहां पे उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, और जब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा ना मेटल एटम्स के बीच में, तो ऑब्वियस बात है वहां काफी सारा हीट देना पड़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा। और यहां पे मैंने एक ग्रुप निकाला बाहर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इनके केस में आप देखेंगे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बॉन्ड्स को तोड़ना काफी डिफिकल्ट है, काफी सारी हीट देनी पड़ती है, और बेटा मेल्टिंग पॉइंट हाई आ रहा है। उसके बाद बेटा जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसमें बेटा D10 सिस्टम है, यानी यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जिसकी वजह से यहां मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो आ रहा है। और मैग्नीज और टेक्नीशियम जो है, इनमें एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इनमें D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है। D5 डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, ये ना कंप्लीटली हाफ फिल्ड होती है, इसीलिए वहां पे बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो जाती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, अगर आप चाहो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बेटा हमारे पास है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। अगर हम 3D टू 4D, 4D टू 5D सीरीज जाएंगे, तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा डाउन द ग्रुप। ये जैसे 3D सीरीज टू 4D, 4D टू 5D, बताइए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मुझे आपसे एक बात करनी है बेटा, कभी भी लाइफ में फेडअप नहीं होना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। सब्जेक्ट्स में कभी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी, कभी सिंपल चीजें भी होगी। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी आपको चीजें आसान लगेगी, तो दैट्स यू आर ओके विद दैट। लेकिन कभी चीजें डिफिकल्ट लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप करेंगे। डिफिकल्ट चीजों को लर्न करने में कुछ अलग ही मजा होता है। ठीक है बेटा, नेवर गिव अप। जो